बात तब की है जब 27 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के दौरान जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के स्पीच की बारी आई तो आधे से ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट में नेतन्याहू को पीठ दिखाकर असेंबली से बाहर चले गए। मैसेज बिल्कुल क्लियर देना चाहते थे कि इजराइल और गाजा लेबनान पर बमबारी करने के लिए वॉकआउट करने का क्या फ़ायदा। उसका बाद इजराइल ने यमन पर हमला शुरू कर दिया है। सिर्फ गाजा की बात की जाए तो पिछले एक साल में तकरीबन 42,000 से ज़्यादा बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे, औरतें भी शामिल थे और लाखों लोगों घर से बेघर हो गए। वे अलग अमेरिकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन और यूके ने कई मर्तबा इजराइल को वार्न भी किया कि यह जंग भयानक शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। इसकी एक झलक 1 अक्टूबर 2024 को दुनिया ने तब देखी जब ईरान ने 1800 किलोमीटर दूरी से 200 मिसाइल्स दागे इजराइल पर फायर किए। 2 अक्टूबर तक रिपोर्ट यह है कि इजराइल ने ईरान को संगीन बहुत ही हमले किए, जिसमें कि ईरान कई तरह के मिसाइल्स दागे इजराइल पर, जबकि इजराइल में कोई भी हानि नहीं हुआ। इजराइल बताते हुए कहा, मुझे कोई भी हानि नहीं हुआ। इजराइल का जो भी सिस्टम थे उसने सारा मिसाइल को रद्द कर दिया था। करने के बावजूद वह भी इजराइल को रोकने में अभी तक नाकाम है। ए टू जेड में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में। असल ताकत समझने से पहले हमें थोड़ा सा करंट सिचुएशन के बारे में समझना भी ज़रूरी है। इजराइल और पैलेस्टीन का मसला तो तब से चल रहा है जब इन दोनों को कोई वजूद नहीं था। इस मसले का असल जड़ क्या है, इस पर आम आप ए टू जेड डिटेल वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिलहाल कि फ़िलिस्तीन ने धकेले-धकेले एक छोटे से स्ट्रिप महदूद रखा हुआ है, जिस पे गाज़ा स्ट्रिप कहते हैं। टोटली 360 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जहाँ निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसके अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है और एक तरफ से इजिप्ट तो दूसरी तरफ से मौजूद हैं। सिर्फ ज़रूरत की एशिया यहाँ जाती है, जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं। और ये भी बताया जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा जेल है, जो कि अंदर में गाज़ा स्ट्रिप है। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन बोला जाता है। गाज़ा इस वक्त हमास के कंट्रोल में है, जो कि एक मिलिटेंट विंग है। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हज़ारों रॉकेट्स फायर किए थे, तो उसका नतीजा में इजराइल जो जवाबी कार्रवाई शुरू किया अभी तक चल रहा है। इसके सबसे ज़्यादा नुकसान गाज़ा को लोकल पॉपुलेशन को हो रहा है, जो ना चाहते हुए भी इस जंग में धकेले जा रहे हैं। जो 42,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं थे। हज़ारों लोग बेघर हो गए, जख्मी इतने की गिनती करना भी मुश्किल। गाज़ा जो एक शहर था, अब लाखों टन मलबे की ढेर में मालूम होता है। इजराइल का कहना है कि ये सब उन्होंने हमास के मिलिटेंट विंग को ख़त्म करने के लिए किया है और आगे भी करता रहेगा। पर सोच को यह बात हजम नहीं होता कि गाज़ा किसको 2017 में पॉपुलेशन 5 लाख के करीब थे, उनमें से 42,000 लोग यानी कि 8% मिलिटेंट विंग कैसे हो सकते हैं। इजराइल के हमले से बचने के लिए गाज़ा लोकल पॉपुलेशन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वह गाज़ा स्ट्रिप छोड़कर लेबनान पनाह ले जा। वहाँ लेबनान, जहाँ आजकल इजराइल की एयर स्ट्राइक्स चल रही है। पर यह काम इतना आसान नहीं होता। पहले इजिप्ट से रेड सी को जरिए जॉर्डन में एंट्री करनी पड़ती है, फिर वहाँ से सीरिया और फिर आखिर में लेबनान में हिजबुल्लाह की काफ़ी रुशक है, जो कि एक इजराइल बैकर मिलिटेंट ग्रुप है और यह ग्रुप गाज़ा में हमास की हेल्प भी करता है। पर आखिर यह हिजबुल्लाह कौन है? 1980 में लेबनान में सिविल वॉर के दौरान इजराइल ने साउथ लेबनान पर कब्जा किया था। इजराइल से मुकाबला करने के लिए वहाँ एक आर्मर्ड ग्रुप भी उभर कर सामने आए थे, जिसे हिजबुल्लाह का नाम दिया गया। ग्रुप ने इजराइल को लेबनान से बाहर खेला और तब से लेकर यह लेबनान का एक पावरफुल पॉलिटिक और मिलिटेंट विंग है। एक्सपर्ट का कहना यह है कि ग्रुप लेबनान की आर्मी से भी ज़्यादा पावरफुल है और इसको ईरान की सपोर्ट हासिल है। जब से हिजबुल्लाह का वजूद वहाँ हुआ है, तब से लेकर यहाँ इजराइल के खतरा बना हुआ है और हर दिन एक
झपरे में एक मालूम बन चुका है। लेकिन पिछले साल गाजा पर हमला के बाद हिजबुल्लाह ने खुला खुला फिलिस्तीनियों देने के लिए क्या किया था। अब यहाँ पर इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि हमले का कारण करना तो आसान था, अब इनको लेबनान में हिजबुल्लाह को भी जवाब देना पड़ रहा था। अब लेबनान में डायरेक्ट अटैक करने के लिए इजराइल को कोई बड़ा वजह चाहिए था। एक्सपर्ट्स का मानना है तभी उन्होंने पेजर पेजर अटैक्स प्लान किया। 170 और 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह ने 3000 से ज़्यादा पेजर्स और रेडियो स्टेट्स के साथ फट पड़े, जिसके डिटेल वीडियो आपको A to Z में मिल जाएंगे। रॉकेट्स भी फायर किए जिसमें मौके पे तलाश थी। इजराइल ने अगले दिन से ही साउथ लेबनान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी और हजारों लोग अपने घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। दूसरी तरफ देखा जाए तो दुनिया भर के कंट्रीज ने मिडिल ईस्ट में इस सिचुएशन को मौजूद खराब होने से पहले लड़ाई ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिश की है, और कोई कंट्रोल इजराइल के काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है। मदद की बात की जाए तो दुनिया भर से गाज़ा के लिए बहुत सारे देश मदद किए हैं। जैसे कि बात करें 30 सितंबर को, उसके मुताबिक अमेरिका में गाज़ा के फ़िलिस्तीनियों ने एड का ऐलान किया था, जिसमें उसने दवाइयाँ भेजे थे, उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन्स भेजे थे, पेन किलर्स भेजे थे और भी बहुत सारे सामान भेजे थे। और 2024 यूएस प्रेसिडेंट गाइड ने गाज़ा मदद करने के लिए मिलिट्री पोर्ट बनाने का ऐलान किया था, जो कि 27 को यूएस एड ने $53 मिलियन फेरी इमदाद का ऐलान किया। भी इस तरह अनगिनत ऐलान मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट पर मिलते हैं, लेकिन यह जहां दुनिया का ज़्यादातर कंट्रोल इजराइल क्रिटिसाइज कर रहा है, वहीं इजराइल को उतना ज़्यादा इन हमलों में शिद्दत लेकर आ रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? चारों तरफ अरब कंट्रीज से घिरा हुआ छोटा सा इजराइल किसी को काबू में नहीं आ रहा है। इस मामले में पिछले 1 साल से 3 मरतबा यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल भी उठाया, जबकि कोई भी इसमें जवाब नहीं आया। मैं अलग अलग कंट्रीज के नुमाइंदों हिस्से लेते हैं और किसी भी मसले का वोटिंग जरिए फैसला किया जाता है, और यह फैसला फिर अगले कंट्री को मानना ही पड़ता है। लेकिन तीनों मरतबा सिक्योरिटी काउंसिल में जब इजराइल के साथ ये मीटिंग किया गया कि हमला रोक दिया जाए, मगर अमेरिका ने इस मीटिंग को रद्द कर दिया अपनी तरफ से, हमेशा अपनी वोटों के पावर से फैसले को रद्द कर दिया। जहां की अमेरिका, जिसने गाजा को करोड़ डॉलर से ऐड का ऐलान किया था, जून 2024 में खुद एक सीज फायर का एग्रीमेंट फाइल किया था, सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी गया, लेकिन उसके बाद वो वीटो कर दिया गया। एक प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहना कि जंग किसी हक में नहीं था, तो दूसरे तरफ यूएन में वीटो पावर्स का इस्तेमाल अमेरिका ने ही किया। सिर्फ इतना बल्कि स्टॉकहोम के इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2019 से 23 तक बीच भी इजराइल जितना वेपन्स इंपोर्ट किया है, उनमें 59 पर अमेरिका से मंगाए गए थे। $3.8 मिलियन की मिलिट्री एड भी दी जाती है। यह सारा इंफॉर्मेशन पब्लिकली भी मौजूद है। लोगों का कहना है कि अमेरिका गाजा पर रोकने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इजराइल को सपोर्ट भी करते हैं। यही वजह है कि जंग में काम होने पर बजाय बढ़ती जा रही है, जो आने वक्त में मिडल ईस्ट की भयानक शक्ल के इख्तियार कर सकती है। पर यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है, बहुत ही मुश्किल भी है। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यूएस के व्हीटन कॉलेज में एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका के एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, करीब 35 से 40 लोग ऐसे हैं जो बाइबल पूरा यकीन रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। लोगों का मानना है कि इजराइल का बनाना बाइबल एक मुताबिक अमेरिका में, जिसका मकसद इजराइल की प्रोटेक्शन और यहूदियों का आवाज़ उठाना। इस ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी कहा जाता है, यानी कि क्रिश्चियंस यूनाइटेड ऑफ इजराइल। पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन 10 मिलियन मेंबर्स है, जिनमें अमेरिका पॉलिटिक्स के काफ़ी बड़े नाम भी शामिल हैं। क्रिश्चियंस के इस ग्रुप को जायो भी कहा जाता है। याद रखें, क्रिश्चियनिटी एक अलग रीजन है, जूस एक अलग, जबकि जियोनिज्म का एक जैसे ऐसे पॉलिटिक्स मूवमेंट हैं। इजराइल के हक में काम करते सबसे अहम बात यह ज़रूरी है कि हर
यीशु या हर क्रिश्चियन ज़ियोनिस्ट हो ज़ायनिस्ट का यह ग्रुप अमेरिकन पॉलिटिक्स है। मैं अपनी मर्जी के फैसले से नहीं कहता हूँ, लेकिन इसमें एक बात सच है। अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जाता दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल लॉबिंग कमेटी है, जो अमेरिका कांग्रेस में चाहे जब चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी बदल सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, गलत फैसले भी कई बार ले लेते हैं, नए कानून बना लेते हैं, बजट अप्रूव होते हैं और जंगें भी मुसल्लत की जाती है। अगर कोई एक बड़ा ग्रुप कांग्रेस का ज़्यादातर मेंबर्स को खरीद ले, उनको कहे फला फला इसकी वो करे, तो वोटिंग उनके हक में देनी, तो इसे लॉबिंग करना बिल्कुल लीगल है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं जो लॉबिंग कर रहा है। इसका यह तमाम डिटेल्स पब्लिक रखनी, अंडर द टेबल किसी भी कांग्रेस के मेंबर्स के पैसे नहीं देने, यानी जो कुछ होगा सबके सामने होगा। मगर ये बिल्कुल नहीं होता है, जो कि ये गलत है। वेबसाइट में साफ साफ लिखा है, यह ग्रुप अमेरिका गवर्नमेंट इजरायली और पॉलिसीज लागू करवाने के लिए लॉबी करता है। ना सिर्फ बल्कि कैनेडियंस जो यूएस जनरल इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उनके एपेक थी, उनमें से 98 इलेक्शन जीते गए हैं। कैनेडियंस को $4 मिलियन से भी ज़्यादा ग्रुप ने सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिक्स में इजराइल पसंद और और पॉलिसीज लागू करवाता है, बल्कि जो इजराइल के खिलाफ हैं उनको हराने का काम भी करता है। उनकी वेबसाइट पर लिखा है कि उन्होंने 24 ऐसे कैनेडियंस भी हरवा दिए हैं जो इजराइल पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। ये एक बहुत ही संगीन मामला है, जो इजराइल के सपोर्ट अब काफ़ी भयानक शक्ल इख्तियार करने लगी है। हुआ कुछ यूँ कि इजराइल के बॉम्बिंग और गाजा के ह्यूमन राइट वायलेशन खिलाफ साउथ अफ्रीका में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) में एक केस फाइल हुआ, और यह अमेरिका के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था। 24 अप्रैल 2024 को आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर अरशद करीम खान को 12 यूएस सेनेटर्स की तरफ से एक धमकी की आवाज़ लेटर रिसीव होता है, जिसमें लिखा था कि हमें रिपोर्ट मिलती है कि आईसीसी से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली लीडर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर्स निकलने वाला है। इसमें लिखा था कि अगर आपने ऐसा किया तो हमें यानी यूएस आपको इदार के खिलाफ बदतर सेक्शंस लगाएंगे। आपके और आपके फैमिली ने यूएस के विजिट्स पर भी पाबंदी लगा दी। इस लेटर पर साफ साफ लिखा था कि इफ़ यू द टारगेट इजराइल वी विल टारगेट यू। आखिर में लेटर के एंड में मिशन मेंशन किया गया था कि यू हैव बीन बर्ड। इस लेटर के साथ इसने 12 यूएस सेनेटर्स के नाम भी लिखे थे, जिसमें सिग्नेचर और अटैच थे। मज़े की बात यह है कि ये एक वेबसाइट पर तमाम सेनेटर्स के लिस्ट मौजूद हैं जो इजरायली के कैंडिडेट्स और उनके लिए फंडिंग जमा की जा रही है, और आईएस के चीफ प्रोजेक्ट को धमकी अमेज लेटर लिखने वाले के सेनेटर्स नाम भी लिस्ट में खुला लिखा है। पर कहानी में अभी भी बाकी है कि बर्डन्स के बारे में तो आप सबने सुना रखा होगा। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट्स के इशू करते हैं, इन्वेस्टर से पैसा जमा करने के लिए, बदले बॉन्ड खरीदने वाले के लिए सालाना प्रॉफिट देते हैं, जबकि गवर्नमेंट लोन की सूरत में पैसे मिलते जा रहे हैं, और जब भी बॉन्ड वापस करना है तो गवर्नमेंट वापस खरीद भी लेता है। अब आते हैं असल स्टोरी पे। द गार्डियन एक स्टोरी मुताबिक 2023 में इजराइल ने बर्डन्स के एक प्रॉपर्टीज़ ने अमेरिका में ओहियो स्टेट ट्रेजर के $5 मिलियन के इजरायली बॉन्ड खरीदे। नॉर्मली किसी भी गवर्नमेंट इदारे के कोई भी चीज़ बेचना इतना आसान नहीं होता है। इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन और अलग अलग लोगों में परमिशन लेनी पड़ती है कि हैरत अंग्रेज तौर पर अगले 40 मिनटों में थर्ड ऑफिसर भी है। मालूम पड़ा कि हमास और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद मुख्तलिफ यूएस स्टेट्स और म्यूनिसिपल ने कम से कम $1.7 बिलियन इजरायली बॉन्ड्स खरीदे हैं। यूँ ही मालूम होता है कि अमेरिका के इजराइल को सपोर्ट करने के नहीं, ये सारी बातें हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। और इसमें यह भी बात है कि मसले चलते रहे। अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिकन कब्जा हुआ, इराक में भी होने वाला है जंग। अब अमेरिका को मिडिल ईस्ट के और साउथ एशिया में वफादार पार्टनर की ज़रूरत है, और यह पार्टनरशिप इजराइल के अलावा कौन निभा सकता है। इजराइल के तौर से अमेरिका उसके साथ पूरा देता है, जो कि आप गाजा के साथ भी जब लड़ाई हुई थी तो तभी देख सकते थे कि कितने मदद किए थे, कैसे कैसे जल के द्वारा अमेरिका ने अपने सैन्य भेजे थे, अपने रॉकेट्स भेजे थे, मिसाइल्स भेजे थे।
तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं मेरे दोस्तों। तो जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट मिलेगा इससे दोस्तों। एक लाइक बनता है इस वीडियो के लिए। धन्यवाद।